तो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो लेक्चर में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी का जो हमारा अंतिम वार्णिक छंद है हमारे सिलेबस का, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसका नाम है वंशस्थ छंद। अब जो वंशस्थ छंद है दोस्तों, देखिए इसमें कुछ भी ज़्यादा खास नहीं है, बहुत ही ईजी चीज़ें हैं, आप बहुत ही आराम से इसको समझ जाओगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया क्या है, जो भी वार्णिक छंद होते हैं वो पूर्ण रूप से किस पर निर्भर करते हैं, गढ़ों पर निर्भर करते हैं। यानी कि गढ़ आपने अगर पहचान लिया तो समझ लीजिए आप छंद पहचान लोगे। सभी को मैंने बताया है, जितने भी थे वार्णिक छंद आपको अच्छे से मैंने बताए। तो बात करते हैं आज अपना अंतिम वार्णिक छंद यानी कि वंशस्थ छंद के बारे में। वंशस्थ छंद क्या होता है, सबसे पहले समझिए इसको। वंशस्थ छंद की परिभाषा आप कैसे करके देंगे वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम में लिखने को आएगा तो उसे आप ये बोल के नहीं लिख सकते ना, वहाँ पे तो लिखना ही पड़ेगा सही से। तो वहाँ पे आप लिखेंगे कि वंशस्थ छंद एक वार्णिक छंद है जो कि इसमें प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं दोस्तों, 12 वर्ण होते हैं। ठीक है, तथा प्रत्येक चरण में, अब देखो समझो, 12 वर्ण वाला कंसेप्ट पिछली बार भी हमें मिला था, 11 वर्ण वाला भी मिला है, 14 वर्ण वाला भी मिला है, 12। यानी कि यहाँ से हम एक सूत्र बना सकते हैं कि 11 14 12, 11 14 12। यानी कि यहाँ से हम क्या समझ जाएंगे कि जो 11 14 12 है, ये हमारे जो वार्णिक छंद है उनमें वर्णों की संख्या होती है, किसमें, प्रत्येक चरण में। ठीक है, तो यहाँ पे 12 वर्ण हैं। अब 12 वर्ण होंगे प्रत्येक चरण में, किसमें, वंशस्थ छंद के अंदर। ठीक है, और प्रत्येक चरण में क्रमशः, अब जो आगे चीजें आने वाली ये ध्यान रखना, एक जगड़ मिलेगा, फिर एक तगड़ मिलेगा, फिर एक जगड़ मिलेगा, फिर एक रगड़ मिलेगा, यानी 4 चीजें आपको मिलेंगी। यानी कि 4 प्रकार के आपको कुल मिलाकर 3 प्रकार के गढ़ देखने को मिलेंगे, जिसमें एक जगड़ होगा, फिर एक तगड़ होगा, फिर एक जगड़ होगा, यानी डबल जगड़ होगा, और एक रगड़ होगा, यानी 3 प्रकार के गढ़ देखने को मिलेंगे। और अंत में यति होगा, मतलब ये यति वाली तो बात भैया सब में लागू होती है, क्योंकि विराम तो चाहिए ही होता है। ठीक है, तो यानी कि वंशस्थ छंद के बारे में इतनी जानकारी है। अब इसके बाद बात करते हैं वंशस्थ छंद का उदाहरण, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो वंशस्थ छंद का ये उदाहरण है, आप चाहे तो ये, अगर आपको ये 2 चरण याद रह जाए तो आप ये लिख सकते हैं, अगर आपको ये ऊपर वाले 2 चरण याद रह जाए तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो दिनांत था बे दिन नाथ डूबने, दिनांत था बे दिन नाथ डूबने, और से धेनु आते ग्रह ग्वाल वाल थे। ठीक है, बिल्कुल बहुत ही नॉर्मल हिंदी टाइप में है, ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे संस्कृत टाइप में थोड़ा सा हो गया हो या कोई अन्य भाषा में लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल बहुत ही नॉर्मल भाषा में है। ठीक है, दिगंत में गौरज थी सुम्यता, ठीक है, सुम्यता, और विशाल नाना बजते सेवड़ू, ये है। ठीक है, अब इसको आराम से आप जब इस पे आपको इसकी पहले देखिए, मात्राएं लगाने का वही कंसेप्ट होता है, जहां आपको छोटी मात्रा दिखेगी वहां आप लघु लगा दोगे, जहां बड़ी दिखेगी वहां पे आप क्या करोगे, सीधी बात है, गुरु लगा दोगे। और वहाँ पे लगाने के बाद आप वही गणों का कंसेप्ट लगाओगे, गणों की आपको जो भी मात्राएं पता होती हैं, मात्राओं का जो समूह होता है उनके हिसाब से गण हम लगाते हैं, गणों की मात्राएं देखते हैं। तो आप जब देखेंगे तो प्रत्येक चरण में आपके, जो मैंने बताया कि इसमें 12 वर्ण होते हैं, तो 12 वर्ण आपको देखने को मिलेंगे प्रत्येक चरण के अंदर। इसमें भी 12 होंगे, इसमें भी 12 होंगे, इसमें भी। ठीक है, 12 वर्ण देखने को मिलेंगे आपको। और उसके बाद जब आप इनमें मात्राओं की गणना करोगे तो आपको जो क्रम आएंगे, यानी कि जो गढ़ आएंगे क्रम से, वो जगड़ आएगा, फिर एक तगड़ आएगा, फिर जगड़ आएगा, फिर रगड़ आएगा। ठीक है, तो वहां पे ये किसका उदाहरण हो जाएगा, वंशस्थ छंद का उदाहरण होगा। तो आई होप दोस्तों कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।